Good morning, everyone. Up to now, what we studied in this our chapter Reproduction in the Organism, we have studied about the lifespan. We then studied about the reproduction and its diet. And tomorrow we have finished. Yesterday we have finished about the asexual reproduction. And our sexual reproduction, the second type of reproduction, is in continuous. वो कंटिन्यू चल रहा। हमने इसमें जुवेनाइल एंड वेजिटेटिव फेजेस तक डिस्कस किया था कि आखिर जुवेनाइल फेज क्या होते हैं और वेजिटेटिव फेज क्या होता है। व्हाट इज जुवेनाइल फेज एंड व्हाट इज वेजिटेटिव फेज। द ग्रोथ एंड द सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी, द टाइम गैप बिटवीन सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी is known as juvenile phase in animals and vegetative phase in plants. But today we are going to start more from that. So we have discussed about the juvenile and vegetative phases of the plants and animals tomorrow. But if you see, there are some fruits which are seasonal to you in the market. There are some fruits are there that you can take it in any month. All the 12 months they are available in the market. वे 12 के 12 महीने कुछ ऐसे फल होते हैं, कुछ सब्जियां होती हैं जो ऑल द मंथ टोटल 12 के 12 को महीने हमें मिलते रहते हैं। क्या वो तो फिर वो क्या वो कैसे हमें 12 के 12 महीने मिलते हैं? या कुछ ऐसे फल होते हैं जो सीजनल होते हैं, जैसे कि मैंगो हुआ, जैक फ्रूट हुआ, मतलब कटहल हुआ, और सो मेनी थिंग्स जो हैं ऐसे। कुछ सब्जियां होती हैं जैसे मटर हुआ या एप्पल हुआ, या कोई फ्लावर होते हैं जो हमें 12 महीने तक मिलते हैं। बट कुछ फ्लावर होते हैं जो कभी कभी खिलते हैं। इनका रीज़न क्या है? इनका क्या रीज़न है? After the juvenile phase and vegetative phase, we are going to discuss about this. आपने अपने सराउंडिंग में इन सभी चीज़ों को देखा होगा। मैंगो भी साल भर में एक ही टाइम पे मिलता है, ऑल द ईयर हमें मैंगो नहीं अवेलेबल होता है। जैक फ्रूट का भी यही केस है। इन द सेम केस एप्पल तो नियर अबाउट मिल जाता है, बट फ्लावर्स भी कुछ हमें 12 महीने मिलते हैं, बट कुछ लिमिटेड टाइम के लिए होते हैं। एंड अलॉन्ग विद दैट, अगर हम बात करें कि ये फिर मैंगो, एप्पल हो गया, फ्रूट हो गया, फल हो गया, या कुछ वेजिटेबल्स की बात करें जैसे गोभी हुआ, ये हमें 12 महीने नहीं मिलते। कॉलीफ्लावर ये हमें हर टाइम नहीं मिलता। पी हुआ, मटर हुआ, ये भी हमें हर टाइम मिलता, विंटर सीजन में मोस्ट मिलता है। तो आखिर बिहाइंड इसके पीछे रीज़न क्या है? फर्स्टली यू शुड नो दैट these are known as seasonal breeders, seasonal fruits. So seasonal phases जो साल में एक ही बार मिलते हैं या एक से 2 बार मिलते हैं, उन्हें हम एनुअल और बाइनियल 2 टाइप्स में बांटते हैं। जैसे ये हमने जो अभी डिस्कस किए फल और फ्रूट्स के बारे में, वो एनुअल और बाइनियल में ही आते हैं। फॉर एग्जांपल मैंगो अगर एनुअल में आता है तो वहीं एप्पल है बाइनियल में आता है। जैक फ्रूट भी एनुअल में आता है, साल भर में एक ही बार मिलता है। बट व्हाट वी कैन से अबाउट द बनानास व्हिच आर ऑब्टेन्ड ऑल ओवर द ईयर। हम बनानास के बारे में क्या कहें जो हमें पूरे साल भर मिलते हैं, या व्हाट वी से अबाउट द ओनियन एंड पोटैटोज which are available in all the months in each and every year in each and every time to us. These are known as perennial type. Then there are 3 types here, है ना? 3 तरह के हुए इन लोग। फर्स्ट एनुअल जो साल भर में एक ही बार हमें मिलेंगे, फिर उसके बाद बाइनियल जो साल में 2 बार हमें मिलेंगे, और पेरेनियल जो हमें साल भर मिलते रहेंगे। इन सभी को कैटेगराइज किया गया है और इन सभी को इन रिप्रोडक्टिव और सेसेंट फेजेस में डाला गया है। सो प्लांट्स द एनुअल एंड बाइनियल टाइप फ्लो क्लियर कट वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव एंड सेसेंट phases, but in the perennial species it is very difficult to clearly define these phases. हमने जो ये रिप्रोडक्टिव और सेसेंट फेजेस पढ़े हैं, जो कि जुवेनाइल
वेजिटेटिव फेजेस पढ़े हैं, इसमें बायनियल और एनुअल में तो समझ में आता है कि हाँ इतने टाइम के बाद वो फ्रूट देंगे, फल देंगे, लेकिन व्हाट अबाउट द पेरेनियल? इन पेरेनियल की अगर हम डिस्कस करें पेरेनियल टाइप में, तो फिर उनमें रिप्रोडक्टिव सेशन फेज क्लियरली डिफाइन ही नहीं है, वो डिफाइन हो ही नहीं पाते हैं क्योंकि इसका कोई फेज ही नहीं है, क्योंकि वो हमें साल भर मिलते हैं। सो इफ़ यू टॉक अबाउट द बाम्बू, if we talk about the bamboo flowers once in its life, after 50 or 100 years of its life, only once a bamboo flowers and get died. बाम्बू जो होता है, बांस का पौधा होता है ना, वो 50 से 100 साल में सिर्फ एक ही बार फ्लावरिंग करता है और उसके बाद डाई कर जाता है। इसको ये हमेशा नहीं होता है। इनमें रिप्रोडक्टिव और सेंसेंट फेज क्लियर है कि जब तक ये नहीं होते हैं, फ्लावरिंग नहीं करते हैं, तब तक सेंसेंट फेज है, तो जब वो फ्लावरिंग करते हैं वो रिप्रोडक्टिव फेज में आते हैं। अगर हम इसी का दूसरा एग्जाम्पल लें, स्ट्रोबिलैंथस कुंठियाना, नीला कुरंजी, जो कि केरला, तमिलनाडु और केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका की कुछ हिल्स पे नज़र आता है। ब्लू कलर्स के फ्लावर होते हैं, ये हर 12 साल में एक बार खिलते हैं और फिर 12 साल के लिए सेशन फेज में चले जाते हैं। उनका रिप्रोडक्टिव फेज आफ्टर ईच 12 ईयर आता है। लास्ट ईयर 2006 में हमने उसे देखा था, हम लोगों ने उसे सितंबर से अक्टूबर के बीच में देखा था। तो नेक्स्ट टाइम वो 2018 में हुए होंगे। अब फिर वो नेक्स्ट टाइम में फिर वो 10 साल बाद 2030 में हमें फिर से देखने को मिलेंगे। तो जब हमने उसे इनमें क्या है, इनमें रिप्रोडक्टिव और सेशन फेजेस बहुत ही क्लियरली डिफाइंड है। इनका क्या है, जो ये कुंठियाना जो 12 ईयर्स पे आते हैं फ्लावर्स में, ये ब्लू कलर के फ्लावर्स होते हैं और इन तीनों सिटीज़ के कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु के हिली एरिया में हिल्स पे ब्लू कलर का स्ट्रेचेस के रूप में दिखाई पड़ते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा होता है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा होता है। ये नज़ारा टूरिस्ट के अट्रैक्शन का केंद्र हो जाता है। इट इज़ द पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन फॉर द टूरिस्ट इन चीज़ों को वेट करते हैं, फिर वेट करके यहाँ उन फ्लावर्स को देखने आते हैं, उस यहाँ की खूबसूरती को देखने आते हैं। इनमें रिप्रोडक्टिव फेज ऑल्सो वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, सो वी कैन से दैट रिप्रोडक्टिव फेज इज वेरिएबल फॉर ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्टिव फेज हो चाहे सेशन फेज हो, ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म के लिए सेम नहीं होता है। किसी में कुछ होता है, किसी में कुछ होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने था, बाम्बू में 50 to 100 ईयर्स पे था, बट स्ट्रोबिलैंथस कुंठियाना में हमने देखा कि वो ईच एंड एवरी 12 ईयर्स पे होता है। सो अप टू नाउ वी टॉक अबाउट द प्लांट्स। हमने जो सारे बातें की, जो डिस्कस किया, रिप्रोडक्टिव सेशन फेजेस के बारे में हमने डिस्कस किया, वो तो थे प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स पेरिनियल होते हैं, बाइनियल होते हैं, एनुअल होते हैं। बट व्हाट अबाउट एनिमल्स? एनिमल्स भी क्या ऐसे ही डिवाइडेड हैं? सो यस। क्यों? क्योंकि वी हैव सीन दैट सम बर्ड्स ले एट ए सीजन ईच एंड एवरी ईयर। कुछ बर्ड्स होते हैं या चाहे एनिमल्स होते हैं, उनका रिप्रोडक्टिव पीरियड साल भर में एक बार आता है और उन्हें हम उसी टाइम देख सकते हैं कि दे आर लेइंग एग्स और दे आर गिविंग बर्थ टू यंग वंस। एनिमल्स की बात करें तो हम चिड़ियों की बात करें अगर, तो चिड़िया साल भर अंडे नहीं देती है। बर्ड इज गोइंग टू गिव ले द एग्स इन ए डिफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। वो किसी एक डिफिनिट पीरियड ऑफ टाइम में ही वो अंडे ले करती है। और एनिमल की बात करें, एनिमल भी साल भर यंग वंस को बर्थ नहीं करते हैं। तो एनिमल्स आर गोइंग टू गिव बर्थ टू यंग वंस इन ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। एनिमल्स की भी बात करें तो कुछ किसी समय पे ही साल भर में एक ही बार भी थिंक सो, आई थिंक सो ओनली वन टाइम एनिमल इज गोइंग टू गिव बर्थ टू द यंग वन। बट नॉट अबाउट द चिकन, पोल्ट्री फार्म चिकन्स, दे आर वो चिकन जो पोल्ट्री फार्म में पाए जाते हैं, जो डेली अंडे देते हैं, they were not going to come under this because उनमें मेडिसिन के थ्रू एग्स को लिया जाता है। उनमें जब मेडिसिन को लगाई जाती है तो वो
वो मेडिसिन उनके ओवरीज और एसेसरी डक्ट्स पे अफेक्ट करके उनके हार्मोन लेवल को बढ़ा के उनसे अंडे लिए जाते हैं, तो उन्हें हम इसमें नहीं कंसिडर कर सकते। तो इनमें हम इन्हें हम क्या कहेंगे, इन्हें हम एनुअल ब्रीडर्स कहेंगे, सीजनल ब्रीडर्स कहेंगे, सॉरी हम इन्हें सीजनल ब्रीडर्स कहते हैं। बट व्हाट अबाउट द अदर्स, जो साल भर में उनको रिप्रोडक्टिव फेज होता है, थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज दे आर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव, वो उन एनिमल्स के बारे में हम क्या कहेंगे जो अपने साल भर रिप्रोडक्टिव फेज को एक्टिव रखते हैं। So if we talk about the poultry birds, they are giving the laying eggs all out throughout the year. It is not related to the reproduction, because we know that if they are giving birth by increasing their hormone level by giving them injections, but they are not related to reproduction, they are related to human welfare and economic development. वो इकोनॉमी के डेवलपमेंट और ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज किए जाते हैं। और सो वी कैन सी दैट देयर इज अ साइक्लिक चेंजेस हियर, वन फर्स्ट रिप्रोडक्टिव देन सेसेंट, देन रिप्रोडक्टिव देन सेसेंट, सो दिस इज देयर इज अ साइकिल which runs throughout in all the animals, in all the organisms. So in primate animals, sorry, in non-primate animals like rats, cows, dog, sheep, and these are known as non-primate animals. इन सब एनिमल्स में इस साइकिल को ऑस्ट्रच साइकिल कहा जाता है। इन सब एनिमल्स में, इन नॉन-प्राइमेट एनिमल्स लाइक sheep, cow, donkeys, dogs, इसमें इन साइकिल जो होती है उसे ऑस्ट्रच साइकिल कहते हैं। And in primates, animals like humans, mammals, sorry, in humans, apes जो होते हैं वो प्राइमेट्स के अंदर आते हैं, इनमें हम इस साइकिल को मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। इनमें भी, एनिमल्स में भी दो कैटेगरीज हमने अभी तक देखी। फर्स्टली सीजनल ब्रीडर्स, जो नेचुरल एनवायरनमेंट में रहते हैं जो एनिमल्स, वो अंडर फेवरेबल कंडीशन ही रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होते हैं अपने रिप्रोडक्टिव फेज में। जब उन्हें अच्छी कंडीशन मिलेगी तब वो रिप्रोडक्टिव एक्टिव होकर रिप्रोडक्शन प्रोसेस, रिप्रोडक्टिव फेज में रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होते हैं और रिप्रोडक्शन प्रोसेस को करते हैं। सो दे आर नोन एज सीजनल ब्रीडर्स। एंड अलॉन्ग विद दैट, जो एनिमल्स नॉर्मली इन नेचुरल में, वाइल्ड लाइफ, नेचुरल वाइल्ड में नहीं रहते हैं, they are reproductively active throughout their reproductive phase, so they are called as continuous breeders. So the question arises that why and who is responsible for these changes? So hormones in fact sir is the only responsible for the changes, these changes. इन चेंजेस के लिए जो रिप्रोडक्टिव फेज और सेसेंट फेजेस आते हैं, इनके लिए कम्प्लीटली हार्मोन्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि हार्मोन्स इंटरेक्शंस make animal mature and make organism mature and is eligible for sexual reproduction. So after that we are going to talk about the events in sexual reproduction. After attaining the maturity अटेन करने के बाद कोई भी एनिमल जब कम्प्लीटली मैच्योर हो जाता है तब he is eligible for the process of sexual reproduction. उसके पहले वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस को नहीं अटेन कर सकता है। आफ्टर अटेनिंग द मैच्योरिटी, वो मैच्योर हो जाएगा, देन ही इज गोइंग टू परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट एंड द फ्यूजन ऑफ गैमेट टू फॉर्म द जाइगोट. वी ऑल नो दैट दिस इज द बेसिक concept of sexual reproduction, that sexual reproduction involves the formation of gamete, fusion of gamete and the formation of zygote, that is the cell, single cell zygote. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस को होने के लिए मैच्योर एनिमल्स में गैमेट फॉर्मेशन होता है, गैमेटिक फ्यूजन होता है, उसके बाद दे आर गोइंग टू फॉर्म ए ज़ाइगोट. सो इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 इवेंट्स होते हैं. पहला है
pre-fertilization events. Second है fertilization event. And the last one, post-fertilization event. ये तीनों तीन इवेंट्स होते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए ये तीन प्रोसेसेस जरूर, तीन इवेंट्स होते हैं, जो कि फर्स्ट है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, मीन्स फर्टिलाइजेशन के पहले का इवेंट क्या होता है, फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होता है, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. इस पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होता है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस. सो लेट्स स्टार्ट विद द प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. मीन्स फर्टिलाइजेशन के पहले में क्या होता है. So if we going to start about the pre-fertilization. Pre-fertilization event में दो ही इवेंट होते हैं. Pre-fertilization event में only and only two events होते हैं. That is the gametogenesis formation of gamete and the second one gamete transfer of gamete. Pre-fertilization event में सिर्फ only and only two processes are there. That is the first one, the gametogenesis, means the formation of gametes, and the second one, gamete transfer of gamete. If we talk about the gametogenesis, formation of gamete, gametogenesis is the process of formation of gametes. In this process, gametes formation takes place. Gametogenesis में gametes का formation होता है. अगर हम बात करें गैमिट्स की, तो गैमिट्स होते हैं क्या हैं, गैमिट्स हैप्लॉइड सेल्स होते हैं. गैमिट्स आर हैप्लॉइड सेल, उनमें सिंगल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है. गैमिट्स जितने भी हो, गैमिट्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, सिंगल नंबर ऑफ क्रोमोसोम. इनमें सिंगल नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है. अगर हम बात करें गैमेट्स की, तो गैमेट्स को टू पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है, होमोगैमेट और आइसोगैमेट और हेटेरोगैमेट. होमोगैमेट मीन्स क्या होता है, तो गैमेट्स फर्स्टली टू टाइप्स के होते हैं. अगर इंडिविजुअल को देखा जाए, फर्स्ट मेल गैमेट होगा जो मेल पार्टनर से मिलेगा, और फीमेल गैमेट होगा जो फीमेल पार्टनर से मिलेगा. तो उन बेसिस पे अगर गैमेट्स को देखा जाए, होमोगैमेट्स क्या होते हैं, जिनमें गैमेट्स आर अनआइडेंटिफाइबल. अगर हम जो गैमेट्स मेल और फीमेल गैमेट्स अगर कंप्लीटली सिमिलर हो, उनमें कोई डिफरेंस ना हो, वो कंप्लीटली सिमिलर स्ट्रक्चर, सेम शेप एंड साइज के हो, तो उन्हें हम होमोगैमेट्स कहते हैं, आइसोगैमेट्स कहते हैं. जैसा कि सम एल्गीज में मिलता है, जैसा कि हम एल्गीज में देख सकते हैं. एल्गीज में कुछ एल्गीज में जो मेल एंड फीमेल गैमेट्स होते हैं वो कंप्लीटली सिमिलर होते हैं. फॉर एग्जांपल क्लेडोफोरा का जो गैमेट होता है वो आइसोगैमेट होता है. मेल एंड फीमेल गैमेट में कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं होता है. बट इन केस ऑफ हेटेरोगैमेट्स, जो हेटेरोगैमेट्स क्या है, जिनमें कंप्लीटली सिमिलर हो, कोई भी उन्हें देख के बता सकता है कि हाँ ये मेल गैमेट है, फीमेल गैमेट है, जिसमें स्ट्रक्चर्स सिमिलर नहीं होते. हेटेरोगैमेट्स मींस दोज गैमेट्स whose structures are different. Male and female gametes structures are different, are known as heterogamy. हेट्रोगैमेट उनमें स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होते हैं. सो मेल गैमेट इज कॉल्ड एज द एंथ्रोजॉइड और स्पर्म, एंड द फीमेल गैमेट इज कॉल्ड एज द एग और ओवम. हम मेल गैमेट जो फॉर्म होता है उसे एंथ्रोजॉइड या स्पर्म बोलते हैं. एंथ्रोजॉइड हम फॉर्म एंथ्रोजॉइड बोलते हैं प्लांट्स में, और स्पर्म बोलते हैं एनिमल्स केस में, और एक बोलते हैं प्लांट्स में, ओवम बोलते हैं एनिमल केस में.
अगर एनिमल और प्लांट्स को देखा जाए तो गैमेट्स को एंथ्रोजोइक प्लांट्स में बोलते हैं और एनिमल्स में हम स्पर्म बोलते हैं, मेल गैमेट। और एनिमल्स प्लांट सॉरी फीमेल गैमेट को प्लांट में एक का नाम देते हैं और वहीं एनिमल्स में हम उसे ओवम के नाम से जानते हैं। सो हियर इज द टॉपिक सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। हाउ वी कैन डिफाइन द सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। यू हैव सीन दैट कभी कभी एट एनी टाइम both these structures, both male part and female part are found in the same organism. सेम organism एनिमल्स में भी है, प्लांट में भी है। कभी कभी ये मेल पार्टनर जो मेल गैमेट को फॉर्म करेगा और फीमेल पार्टनर जो फीमेल गैमेट को फॉर्म करेगा वो एक ही ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। ये दोनों चीजें उन्हें हम हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं, उन्हें हम उभयलिंगी बोलते हैं। दे आर नोन एज हर्माफ्रोडाइट बिकॉज both the conditions male and female conditions are present in the same organism। और जिनमें ये दोनों चीज़ें प्रेजेंट होती हैं उस कंडीशन को हम बायसेक्सुअल कंडीशन बोलते हैं। उस और बायसेक्सुअल कंडीशन उसे बोलते हैं, बायसेक्सुअल बोलते हैं, मोनोसियस या होमोथेलिक बोलते हैं। फंजाई एंड प्लांट्स में उसे हम होमोथेलिक या मोनोसियस कंडीशन बोलते हैं। बायसेक्सुअल, होमोसियस एंड होमोथेलिक एंड मोनोसियस। ये कंडीशन कब आएंगी? बायसेक्सुअल, मोनोसियस, होमोथेलिक। यहाँ यूनिसेक्सुअल, डायसियस एंड हेटेरोथेलिक। ये दो कंडीशंस होते हैं। बायसेक्सुअल कंडीशन वो कंडीशन होता है जब मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम ऑर्गेनिज्म। जब मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एक ही ऑर्गेनिज्म में होते हैं उस कंडीशन को बायसेक्सुअल, मोनोसियस और होमोथेलिक तीन नाम से जाना जाता है। और अदरवाइज व्हेन दे आर डिफरेंट, जब वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में होंगे, जैसे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल ऑर्गेनिज्म में होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल ऑर्गेनिज्म में होगा, तो उस कंडीशन को हम यूनिसेक्सुअल, डायसियस और हेटेरोथेलिक के नाम से जाते हैं। डोंट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन बायसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल, मोनोसियस एंड डायसियस, होमोथेलिक एंड हेटेरोथेलिक। Make your mind, make your concept clear that bisexual, monoecious and homothelic are the same term used when both male reproductive organ and female reproductive structures are present on the same organism and when it is present in different organisms. That is, male reproductive structure is present in male organism and female reproductive structure is present in female organism. Then it is known as unisexual, dioecious and heterothelic condition. These two structures are completely different. मोनोसियस एंड होमोथेलिक ये चीजें हम फंजाई और प्लांट्स के लिए यूज करते हैं। ये दोनों वर्ड्स हम फंजाई या प्लांट्स के लिए यूज करते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को जिसमें दोनों स्ट्रक्चर्स एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर अगर एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो तो उससे हम hermaphrodite बोलते हैं। Hermaphrodite means the bisexual animals that possess both male and female reproductive organs are known as hermaphrodite। hermaphrodite का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है अर्थवर्म, टेपवर्म। अर्थवर्म इसका hermaphrodite का एग्जाम्पल है। अर्थवर्म हुआ, अर्थवर्म में both the reproductive organs are present in the same organism। टेपवर्म हो गया, इसमें भी वही कंडीशन है। और यहाँ देखा जाए इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा ह्यूमन बींग्स हैं, हम खुद हैं, मैमल्स हैं, कॉकरोचेस हैं, एक्सेट्रा।
इन दोनों के अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं। डोंट बी गेट मैस अप विद दिस वर्ड्स। इन वर्ड्स में आप कभी कंफ्यूज मत होना, अपने कॉन्सेप्ट को कम्प्लीटली क्लियर रखना। बायसेक्सुअल मीन्स जिसमें दोनों ऑर्गन, दोनों स्ट्रक्चर्स एक ही ऑर्गेनिज्म में हो। मोनोसियस मीन्स दोनों स्ट्रक्चर्स एक ही ऑर्गेनिज्म में हो। होमोथेलिक मीन्स दोनों स्ट्रक्चर्स एक ही ऑर्गेनिज्म में हो। और यूनिसेक्सुअल both structures are on different organisms. Diphyous and heterothelic the same meaning when both structures are on different. So जो यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर्स होते हैं उन्हें हम स्टैमिनेट बोलते हैं, क्योंकि वो स्टैमेंस लिए होते हैं, वो दैट बियर्स स्टैमेंस। एंड सेम थिंग विद फीमेल फ्लावर, इट इज नोन एज पिस्टिलेट बिकॉज वो पिस्टिल्स लिए होते हैं दैट्स बेयरिंग द पिस्टिल्स। Now let's begin with the cell division during gamete formation. What is cell division during gamete formation? Gamete formation के दौरान cell division कैसे होता है? We already very well know that the gametes are haploid in number. Gametes are haploid. Gametes haploid होते हैं, but parents from where the gametes are coming, the partners from where the gametes are coming may be haploid or diploid. गैमेट्स पहले ही हैप्लॉइड होते हैं, लेकिन वो गैमेट्स जिस इंडिविजुअल से आ रहे हैं वो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों हो सकते हैं। हैप्लॉइड मीन्स सिंगल नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड डिप्लॉइड मीन्स डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। फॉर एग्जांपल इन एल्गी, फंजा एंड ब्रायोफाइट्स दे आर हैप्लॉइड्स। हैप्लॉइड्स मीन एल्गी, फंजा एंड ब्रायोफाइट्स आते हैं। एल्गी, फंजा and bryophytes. Only in case of diploid, in case of diploid, pteridophytes and gymnosperm and angiosperm are under the diploid condition. हैप्लॉइड में एल्गी, फंजा और ब्रायोफाइट्स जो होते हैं ये अंदर हैप्लॉइड आते हैं। इनमें सिंगल नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। इसमें सिंगल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होने के कारण इनमें मियोटिक डिवीजन होता है। मियोटिक सेल डिवीजन से सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम उतर आते हैं सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम में। अगर n नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है इंडिविजुअल में तो n नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा गैमेट में भी विद द हेल्प ऑफ मियोटिक सेल डिवीजन। बट इन केस ऑफ डिप्लॉइड यहाँ 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम से n नंबर ऑफ क्रोमोसोम आते हैं विद द हेल्प ऑफ मियोसिस। मियोसिस सेल डिवीजन से टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में जो डिप्लॉइड होते हैं उनमें हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स 2n से n हैप्लॉइड नंबर में आते हैं विद द हेल्प ऑफ मियोसिस सेल डिवीजन। मियोसिस ऑकर्स इन डिप्लॉइड केस एंड हैप्लॉइड केस में मियोटिक सेल डिवीजन होता है। हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में मियोटिक सेल डिवीजन से गैमेट फॉर्मेशन होता है और डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में मियोसिस सेल डिवीजन से सेल डिवीजन होता है। So now what we have talked in this lecture, in today's lecture what we have talked up to now, हमने आज के लेक्चर में क्या क्या डिस्कस किया है? हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किया है कि आफ्टर द जुवेनाइल फेज ब्रीडर्स, सीजनल ब्रीडर्स, पेरेनियल, सीजनल ब्रीडर्स और कंटिन्यूअस ब्रीडर्स के बारे में जाना, पेरेनियल, एनुअल, बायनियल टाइप्स के प्लांट्स के बारे में जाना। उसके बाद हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं उसके बारे में जाना। उसमें 3 इवेंट्स होते हैं, जो कि पहला है इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जाना, जिसमें पहला था रीफर्टिलाइजेशन इवेंट, दूसरा था फर्टिलाइजेशन इवेंट और तीसरा था पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। फिर हमने डिस्कस किया पहले वाले के बारे में प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस and gamete transfer, these are two
कंडीशंस प्रेजेंट इन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में दो कंडीशंस होती हैं, गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफर। फिर उसके बारे में हमने जाना, उसके बाद हमने गैमेटोजेनेसिस को डिस्कस किया। गैमेटोजेनेसिस मींस द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। गैमेटोजेनेसिस मींस द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स कितने टाइप्स के होते हैं, गैमेट्स के अलग अलग फॉर्म को हम क्या कहते हैं। फिर सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन के बारे में, सेल डिवीजन कैसे होता, अभी तक हमने ये आज के लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।